नमस्कार दोस्तों, SRI टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की उत्पत्ति कैसे हुई, इसरो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसरो के क्या फंक्शन है और इसरो का इंडियन डेवलपमेंट में कितना सहयोग है, उसके बारे में आज हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसरो को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका और रूस दो सबसे सुपर पावर के रूप में उभर रही थी, बट दोनों के बीच में पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल बेनिफिट्स अलग होने के कारण दोनों में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। दोनों में आपस में राइवलरी की वजह से एक दूसरे को डिफीट करने के लिए गजब कंपटीशन था। दोनों में एक रेस चल रही थी, कौन सा देश आगे जाए किस फील्ड में। उस टाइम दोनों देश न्यूक्लियर बम पे काम कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर पे काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमको एक न्यूक्लियर वेपन को एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल पर कैसे हम किसी भी न्यूक्लियर बम को आसानी से ले जा सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोनों सुपर पावर के पास यही थी। यहीं से स्पेस टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति होती है, यहीं से स्पेस टेक्नोलॉजी आता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में दोनों लोग अनाउंस करते हैं कि दोनों देश अपना अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। इस क्षेत्र में सोवियत सबसे पहले अपना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है जिसका नाम था स्पुतनिक, और एक महीने ही बाद वो स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च कर देता है, जिसको देखकर यूएसए भी बोलता है कि हम बहुत जल्दी अपना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने 1958 में उन्होंने अपना एक एक्सप्लोरर 1 आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया। दोनों देश अपना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर चुके थे। उस टाइम भारत देश में विक्रम साराभाई स्पेस टेक्नोलॉजी को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उनको स्पेस टेक्नोलॉजी इतना इंस्पायर्ड की कि उन्होंने सोचा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने देशवासियों का बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं, हम अपने देशवासियों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। देश और देशवासियों के लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया। उन्होंने उनसे बोला कि हमें अपने देश में भी स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। उनसे प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में ICOS पर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नामक एक संस्था का एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर इसका गठन किया। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया और इसके जो पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई को बनाया गया। विक्रम साराभाई की टीम के लोगों ने बहुत डेडिकेटली काम किया, बहुत हार्डवर्क किया और उन्होंने अपना सबसे पहले एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था रोहिणी। इसमें हालांकि उन्होंने नासा की मदद ली थी। उसके बाद इन्होंने अपने से सेल्फ मेड एक रोहिणी 75 लॉन्च किया। उसके बाद से इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1975 में भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम आर्यभट्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली विक्रम साराभाई उस टाइम मौजूद नहीं थे। विक्रम साराभाई की 1971 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई थी। उसके बाद से भारत की इस संस्था इसरो ने दिन का दिन इतने हार्डवर्क के बाद इतना हार्डवर्क किया कि वो एक स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में एक बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाने लगा। 1980s में इसरो ने अपना खुद का सेटअप इस्टेब्लिश किया, अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप की जिसको SLV-3 बोला गया। भारत ने अपने नेक्स्ट रोहिणी 75 सैटेलाइट्स को अपनी खुद की बनाई हुई सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 द्वारा उसको स्पेस में लॉन्च किया। उसके बाद और भी सीरीज में ऑटोमेटिक सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चिंग स्टार्ट की गई, जैसे ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चिंग ASLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PLSV, GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चिंग सिस्टम।
ये सारे इंडिया के खुद के बनाए हुए व्हीकल सिस्टम थे। इसरो जो कि एक पार्ट था पहले आइरिस-कॉस्पार का, उसके बाद 1972 में एक डिपार्टमेंट ही इस्टेब्लिश किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पे बहुत सारी मतलब सेंटर्स हैं जिसमें इसरो एक पार्ट होता है। 1984 की बात करूं तो 1984 में भारत ने स्पेस में फिर अपना एक बार परचम लहराया था, जब भारतीय निवासी भारत देश के पायलट, फॉर्मर पायलट राकेश शर्मा पहली बार चंद्रमा में पहुंचे थे। यूनियन सोवियत के प्रोजेक्ट सोयूज 11 पर के थ्रू उन्होंने मून पे गए थे और 8 दिन के इस स्पेस प्रोग्राम में वो जाके स्पेस में रहकर आए थे। इसरो दिन के दिन अपनी चीज़ों को बढ़ाता चला जा रहा था, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता चला जा रहा था। आज की डेट में इसरो के डिफरेंट सेंटर्स हैं जहां पर एक पूरा कंप्लीट सिस्टम का एक सॉल्यूशंस दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम है वो कहाँ पे डेवलप होता है, वो विक्रम भाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में डेवलप होता है। इसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट की डिज़ाइन होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में बनाया जाता है। उसके बाद इनका जो आपस में इंटीग्रेशंस और लॉन्चिंग होती है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में डेवलप किया जाता है। लिक्विड जो इस सिस्टम्स के लिए लगता है उसको लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर बेंगलुरु में तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो भी सेंसर्स डिवाइस लगती हैं उसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद रिमोट सेंसिंग लॉन्चिंग करने के बाद वहाँ से जो डेटा रिपल्सन डिसमिशन का काम किया जाता है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स हैदराबाद द्वारा किया जाता है। तो ये सारे सेंटर्स मिलके इसरो के एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और एक सॉल्यूशंस देते हैं। इसरो पहली बार दुनिया की नज़र में आया जब उसने अपना उसने चंद्रयान फर्स्ट मिशन उसने कंप्लीट किया था। चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन 2008 में इसरो के द्वारा किया गया वो भारत के इस एजेंसी को एक सुपर पावर एजेंसी के रूप में एक पहचान दिलाई। भारत अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद चौथा सबसे बड़ा स्पेस पावर के रूप में जाने लगा था। उसके बाद 2013 में इसरो ने अपना मार्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मार्स प्रोजेक्ट के बारे में ये बोला जाता है कि भारत का इसरो एक ऐसी एजेंसी थी, पहली ऐसी वर्ल्ड में एजेंसी थी जिसने पहली बार मार्स के ऑर्बिटल में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया था। आज की डेट में कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस होता है जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट या कोई भी मतलब लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि इतने सारे कंट्री अपनी अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, तो ये सैटेलाइट आपस में लड़ क्यों नहीं जाती हैं? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो उस स्पेस सेंटर के जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेशन पे किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिटल में स्टैब्लिश करते हैं जिससे इनके आपस में कोलिजन का खतरा नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से अर्थ के ऑर्बिटल में मूव कर सकते हैं। तो इसके बारे में किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के पहले साइंटिस्ट उसके बारे में कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद ही किसी सैटेलाइट को ऑर्बिटल में लॉन्च किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या इसरो बड़ा है, इसरो पावरफुल है या नासा पावरफुल है? नासा की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी और उसके कुछ सालों बाद 1962 में इसरो की भी स्थापना हो गई थी। उसका भी इस्टेब्लिशमेंट 1962 में हो गया था। बट अगर हम कुछ चीज़ों पे बात करें, जैसे मैं बोलूँ कि नासा का जो कि एक साल भर का बजट होता है जो कि यूएस गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है, उनका साल भर का जो बजट होता है वो $24 बिलियन होता है। और दूसरी तरफ जो इसरो का साल भर का जो पैकेज होता है, जो उनका साल भर का पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मात्र $1.7 बिलियन। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के पास कितने लिमिटेड रिसोर्स हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखते ही आपको शुरू में दिखाया जाता था कि जब इसरो इस शुरुआती दिनों में अपने रॉकेट लॉन्च करता था
तो वो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल को साइकिल या बुलक कार्ट्स में लेते जाते हुए दिखाई देते थे साइंटिस्ट। तो सबसे बड़ा ये रीजन था कि जो कि जैसे अब मैं मार्स के बारे में अभी आपको बताया कि जो मार्स का प्रोजेक्ट था, जितना पैसा यूएसए ने खर्च किया उसका 10 टाइम्स कम इंडियन इसरो ने खर्च किया था। अब आप समझ सकते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट कितने लिमिटेड रिसोर्स पे इसरो के लिए काम करते हैं। इसरो कुछ मामले में नासा से बहुत अच्छा है, जैसे उसकी बहुत ही एफिशिएंट वर्किंग है, रिसोर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और बहुत ही कास्ट ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस देता है। जैसे एक सोलार सिस्टम, सोलार मतलब सूर्य के बारे में जानकारी के लिए नासा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था स्टीरियो, जिसकी जो लागत थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो $550 मिलियन थी। वहीं पर इसरो का एक प्रोजेक्ट है आदित्य L1, जिसकी मात्र सिर्फ $50 मिलियन है। अब आप समझ सकते हैं कि जो इसरो के प्रोजेक्ट होते हैं वो नासा के प्रोजेक्ट की जो कास्ट की अगर कंपैरिजंस करेंगे तो 1/10 के आसपास लगभग आती है। तो हमारे साइंटिस्ट कितने अच्छे तरीके से अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी भारतीय लोग जुगाड़ के मामले में जाने जाते हैं। यहाँ पर जुगाड़ से इतने बड़े बड़े काम कर लिए जाते हैं, वो इसरो ने करके भी दिखाया है कि उन्होंने कितने कम लिमिटेड रिसोर्स में उन्होंने नासा के जो इतने हाई प्रोजेक्ट, हाई कमर्शियल प्रोजेक्ट थे, उन्होंने उसको डिफीट किया था। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मैं शुरू में आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूनियन स्टेट और यूएसए के बीच में जो राइवलरी थी वो 1975 में लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। 1970 के पहले दोनों देशों के बीच में आपसी में इतनी होड़ थी, इतना हार्ड कंपटीशन होने के बाद इतना स्पेस टेक्नोलॉजी में रैपिडली मतलब ग्रोथ हुआ, इतनी तेजी से ग्रोथ हुआ कि मतलब वो एक साइंस टेक्नोलॉजी की एक अलग मतलब ब्रांचेस के बारे में अलग से उभर के आया। ये कितनी इम्पोर्टेंस है, इस साइंस का इस्तेमाल हम मैनकाइंड के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नासा का जो ऑब्जेक्टिव है, जो नासा का मिशन है, जो स्पेस साइंस का मिशन है, वो ज़्यादातर मैनकाइंड के नॉलेज को बढ़ाने को लेकर है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैनकाइंड के नॉलेज को जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो इसरो, दूसरी तरफ जो इसरो संस्था है, इसरो संस्था ने जो अपना मिशन शुरू में रखा, आज भी जो उसका मिशन है ज़्यादातर वो मैनकाइंड को लेके है। उन्होंने, इसरो ने जो अपनी इनसैट सैटेलाइट लॉन्चिंग की थी, जिसको इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं, जो कि नासा की मदद से मतलब भारत ने 1983 में लॉन्च किया था। उसका काम यही था कि वो उसकी मदद से हम इंडिया में टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कर सकें, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर सकें और मानसून फोरकास्ट कर सकें, किसी भी डिजास्टर के बारे में पहले से पता लगा सकें, जिससे हम ह्यूमन लाइफ को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचा सकें। तो इसरो का जो ऑब्जेक्ट था वो ज़्यादा से ज़्यादा मैनकाइंड को लाभ पहुंचाने को लेके था। लेकिन आज के जो प्रोजेक्ट हैं इसरो के, जैसे चंद्रयान, गगनयान, आप उनको देख सकते हैं, ये ज़्यादातर अगर मैं बोलूँगा तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी को ग्रोथ करने के प्रोजेक्ट हैं। आज की डेट में जैसे मैं बताना चाहूँगा कि नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले एक ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था। उन्होंने अपोलो 11 प्रोजेक्ट के, जो कि नासा का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के तहत वो मून पे रह के आए थे। और नासा तो आज की डेट में इतना डेवलप है कि वो अपनी एक इंटरनेशनल एक स्पेस सैटेलाइट, एक स्पेस क्राफ्ट डेवलप कर चुका है। ये ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर साइंटिस्ट वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो नासा ने मतलब स्पेस साइंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। दूसरी तरफ इसरो भी ग्रोथ के मामले में नासा से कहीं पीछे कम नहीं है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वेनस को लेके नासा के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनको बोलते हैं वेरिटस और डिविंची। वेरिटस जो उनका प्रोजेक्ट है वो 228 में कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो दा विंची उनका मिशन है वो 2029 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अगेंस्ट में वहीं पर दूसरी तरफ इसरो ने इस मिशन के लिए उन्होंने अपना शुक्रयान 1 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि 2025 तक इसरो इसको लॉन्च करेगा, जो कि वीनस
प्लेनेट के ऑर्बिटल में इस्टेब्लिश किया जाएगा, वहाँ के बारे में जानकारी करने के लिए, वहाँ चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए आज की डेट में इसरो के 3 सबसे बड़े मिशन हैं। गगनयान, चंद्रयान 3 के बारे में मैं कहना चाहूँगा। आप चंद्रयान 2 के बारे में आपने 2019 में आपने सुना ही होगा, आपने न्यूज़पेपर में, आपने अखबारों में देखा ही होगा कि जब हमारा इसरो पहली बार अपना चंद्रमा में एक रोवर लॉन्चिंग कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से वो ऑर्बिटल में पहुंचने के बाद वो मून के लैंड पे उतारा नहीं गया था, क्योंकि वो रोवर फेल हो गया था, इसरो से उसका कनेक्शन फेल हो गया था। लेकिन उसी प्रोजेक्ट को चंद्रयान 3 के माध्यम से इसरो उसको कंप्लीट करेगा और ये सारे प्रोजेक्ट इसी साल 2023 से 2024 के बीच में ही कंप्लीट किए जाएंगे। गगनयान जो भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको मैं ड्रीम प्रोजेक्ट इसरो का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके पहले इसरो ने कभी कोई इंसान को किसी स्पेस में लेके नहीं गया, लेकिन गगनयान प्रोजेक्ट के थ्रू इसरो पहली बार इंसानों को स्पेस में लेके जाएगा, जो कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाके मतलब होके आएंगे स्पेस के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो गगनयान में जो 4 लोगों की ट्रेनिंग भी हो चुकी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सारा सिस्टम इंडिया में ही डेवलप किया गया, मतलब स्पेस क्राफ्ट, लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू सपोर्ट सिस्टम, सारे जितने ऐसे टेक्नोलॉजी हैं वो इंडिया अपनी खुद का इस्तेमाल करेगी, सिवाय एक टेक्नोलॉजी को छोड़ के, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को जो भेजा जाएगा, जो उनके कपड़ों की टेक्नोलॉजी, जो एस्ट्रोनॉट ड्रेस के बारे में है, इसके बारे में ट्रेनिंग ली जाएगी रसिया की एजेंसी रोसमोस के थ्रू। ये रशियन एजेंसी भारतीय, आप देखे होंगे, एक न्यूज़ में पढ़े भी होंगे कि भारत के 4 एयरक्राफ्ट पायलटों की ट्रेनिंग भी हो गई है, जो कि गगनयान मिशन का पार्ट है। ये गगनयान मिशन के पार्ट के थ्रू इनको भेजा जाएगा। तो इसरो की ये जो 3 प्रोजेक्ट मैंने बताए, जो उनके मिशन है बहुत बड़े, गगनयान, आदित्य L1 एंड चंद्रयान 2। आज की डेट में इसरो दुनिया का 4था सबसे बड़ा सुपर पावर स्पेस पावर से जाना जाता है। आज की डेट में भारत का जो इसरो एजेंसी है वो दुनिया की टॉप 4 एजेंसी में आ चुकी है। आज की डेट में ज़्यादातर देश आपस में राइवलरी के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपस में मतलब वो कोलैबोरेशन के माध्यम से बढ़ना चाहते हैं, आपस में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है, विद द हेल्प ऑफ द कोलैबोरेशन आप कम समय में किसी भी मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं और 2 देश इसके बारे में अच्छे से काम करके एक बड़े प्रोजेक्ट को एक लिमिट टाइम में कम खर्चे में किया जा सकता है। जैसा कि इसरो ने दिखाया है, इसरो के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो नासा के प्रोजेक्ट से लगभग 1/10 कम कास्ट के होते हैं। तो आप बिलीव करेंगे इसरो के साइंटिस्ट कितना हार्ड वर्क करके अपने लिमिटेड रिसोर्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की डेट में इसरो इतना सक्सेसफुल है, इतने कम टाइम में इसरो ने अपनी जो वर्ल्ड पटल पर, विश्व पटल पे अपनी पहचान बनाई है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। आज इसरो ने अलग अलग वेंचर्स स्टार्ट किए हैं। आज इसरो अलग अलग सेंटर्स पे अपने इंस्टीट्यूट, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर चुकी है। वो जूनियर फेलोशिप, साइंटिस्ट फेलोशिप, हर तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, जिससे हम अलग अलग स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट करते हैं कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट्स रुचि रखते हैं वो स्पेस एजेंसी में आकर स्टडी कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। हम आपको बता दें कि स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट रखती है कि किसी भी प्लेनेट के बारे में दूर रह के कैसे जानकारी ली जा सके, वो सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव है। आपको पता है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से अभी यूक्रेन में जो इंटरनेट दिया जा रहा था, उसमें स्पेस सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करके, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के वार में तो सारे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो यूक्रेन में जो सप्लाई की जाती थी वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्पेस टेक्नोलॉजी का। और मैं आपको बताना चाहना चाहूँ, जो आप सभी लोग आजकल गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं। गूगल मैप तो जो मार्केटिंग में लोग काम करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा बून है। हर मार्केटिंग का आदमी
एक स्पेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करता है। और गूगल मैप एक सैटेलाइट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक स्पेस टेक्नोलॉजी को गूगल मैप कैसे आज गूगल की अपनी खुद की सैटेलाइट इस्टेब्लिश हो गई हैं, क्योंकि गूगल पहले रेंट पे सैटेलाइट्स लेता था जिसको उसको काफ़ी रेंट देना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में गूगल की अपनी खुद की सैटेलाइट्स हैं। तो आज का ये जो सेशन था वो इसरो के बारे में एक कंप्लीट जानकारी देता है कि इसरो ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे उसने कम रिसोर्सेस में अपने को डेवलप किया, कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया, कैसे वो अपने सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप करता गया और कैसे विश्व का चौथा सबसे बड़ा सुपर पावर सिस्टम बना। तो आज की डेट में इसरो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा ही था के सिवान के टाइम में जो चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट देखा जा रहा था, उसने भारत को कितनी पहचान दिलाई, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्नोलॉजी पे कितना आगे निकल चुका है, जो कि चंद्रयान 3 में जो चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट पेंडिंग था उसको चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया जाएगा। आज की डेट में जो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ, उनके जो कि इसके पहले सतीश धवन स्पेस सेंटर्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो आज की डेट में इसरो के चेयरमैन हैं। और जो मैं आपको बताऊं, जो इसरो है वो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक पार्ट है, उसके अंतर्गत काम करता है। और इसरो के जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन DOS के होते हैं, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसा इसरो का सिस्टम है, ऐसी इसरो की जर्नी है। दोस्तों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।